जी शुक्रिया ऋतु। तो हम लगातार स्टूडियो से चर्चा कर रहे थे और आप जानते हैं जहां हम भारत मंडपम में खड़े हैं और वहां पीछे इस वक्त जो है तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके सम्मान में जो है रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जहां सभी राष्ट्राध्यक्ष जो है लगभग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की तरफ से ये भोज का आयोजन किया गया। लेकिन हम तमाम मुद्दों पर बात करें, लेकिन मैं और अजय यहाँ पर ये चर्चा कर रहे थे कि ये ठीक है कि ये भारत का वैश्विक रूप से भारत जो है दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में जो है इस G20 सम्मेलन से उभर कर आया है। भारत का नेतृत्व जो है दुनिया स्वीकार कर रहा है, ये भी बात दिख रही है। भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है दुनिया अब समझ रही है। और भारत की ये कह सकते हैं कि एक तरफ विरासत है, एक तरफ भारत की सांस्कृतिक विरासत है, दूसरी तरफ नया भारत है। तो दोनों को जो है वो दुनिया देख रही है। लेकिन हम चर्चा ये कर रहे थे कि क्या इस पूरे सम्मेलन से आम लोगों के क्या मायने हैं। आम लोग यानी कि जो आम भारतीय है वो ये देख रहा होगा कि इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, आम भारतीय को क्या इस सम्मेलन से उसको क्या फायदा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से अगर बात करें तो अजय क्या लगता है आपको आम लोगों के लिए इस पूरे आयोजन का, 2 दिन के आयोजन का, इसके आउटकम का क्या मायने? देखिए, भारत की प्रेसिडेंसी का जो स्तंभ कहा जा सकता है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना था। और जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या पूरी दुनिया के सामने है, इन्फ्लेशन की, महंगाई की, जिसमें 3 F क्राइसिस की बात हो रही है, फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस और फर्टिलाइजर क्राइसिस। इन तीनों ही क्राइसिस पे G20 दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई है। सभी लोग जब से प्रेसिडेंसी भारत ने संभाली है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली डिक्लेरेशन पास को सहमति मिलेगी और कंसेंसस मिलेगा। सभी लोग कह रहे थे कि शायद रशिया, यूक्रेन या फिर चाइना के बहुत सारे मुद्दे हैं, डेट रेजोल्यूशन के मोर्चे पर चाइना वीटो कर सकता है, क्योंकि G20 एक ऐसा मंच है जो आम सहमति, कंसेंसस के आधार पर सभी फैसले लिए जाते हैं। यह ऐतिहासिक है कि अभी तक के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि दिल्ली डिक्लेरेशन को कंसेंसस से, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के इसको स्वीकार किया गया है। और जिन प्राथमिकताओं की बात शुरुआत में भारत की प्रेसिडेंसी ने की थी उसको वर्बेटम फाइनेंस ट्रैक से और शेरपा ट्रैक की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से जो भी रिकमेंडेशंस गई थी उनको लीडर्स ने स्वीकार किया है। और लीडरशिप जो डिक्लेरेशन दिया है, आम आदमी के लिए इसका स्पष्ट तौर पर यही संदेश जाता है कि पूरी दुनिया में महंगाई को कम करने के लिए सभी देश एक साथ खड़े हों। कोई भी देश रशिया यूक्रेन क्राइसिस के मामले में अपने हस्तक्षेप की तरफ न जाए या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हस्तक्षेप न करे और किसी की तरफ एक तरह से उनके अंदरूनी मामलों में दखल न दे, ये भी एक संदेश गया है। तो सभी लोग एक साथ मिलकर के आए और विश्व की शांति को लेकर के। दूसरी अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेट फाइनेंस है या फिर हमने जो डेक्कन डिक्लेरेशन पहली बार इंडिया की प्रेसिडेंसी में अडॉप्ट किया गया, उसका स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया पे पोषण को बढ़ावा देना है, पूरी दुनिया में जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ावा देना है। पहली बार प्रेसिडेंसी में हमने दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान भारत की प्रेसिडेंसी में आया। भारत की प्रेसिडेंसी में डेट रेजोल्यूशन की बात करें तो 3 देशों को डेट रेजोल्यूशन एंड कर्ज से मुक्त हुए। ये प्रेसिडेंसी में हमारे हुआ। आउट ऑफ कॉमन फ्रेमवर्क श्रीलंका चौथा देश है जो कि कर्ज से मुक्त हुआ। तो जितनी प्राथमिकताएं हमने तय की थी, शायद इसको ऐतिहासिक तौर पर याद किया जाएगा। और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स जिसकी शुरुआत भारत ने G20 के विस्तार के साथ की और संदेश दिया कि जब भारत अपनी प्रेसिडेंसी में G20 का विस्तार कर सकता है तो क्यों IMF, UNSC, WTO और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं इतने सालों से केवल बात करते हैं, रिफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? अजय 2-3 चीजें मुझे, क्योंकि अजय फिर जो है, क्योंकि अजय इकोनॉमिक मामलों के एक्सपर्ट है ना, तो अजय बहुत सारी चीजों को जो है उसी तरह से, मैं अगर कॉमन मैन के हिसाब से बात करूं, एक आम व्यक्ति के हिसाब से बात करूं, उसको इस पूरे उससे क्या मिलता है। देखिए, पहली बात, टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप समझिए कि टूरिज्म से कितने लोग जुड़े हुए हैं। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले से जब उन्होंने देश को संबोधित किया था तो उन्होंने स्वच्छता को टूरिज्म से जोड़ा था। कहा था कि अगर स्वच्छ भारत होगा तो दुनिया के लोग आएंगे और रोजगार बढ़ेगा। अब आप सोचिए कि भारत के 60 शहरों में इस तरह के बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं G20 से, उससे कितने लोग आए। अब आप सोचिए कि भारत जब 1 लाख लोग आए और अब जो है इतने डेलीगेट्स, इतने राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं। 2 दिन तक, मैंने बार बार कह रहा हूं कि 2 दिन तक सबकी नजरें जो है, दुनिया की नजरें जो है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया, हम जहां खड़े हैं यहां पर इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है और 2 दिन तक तो तमाम मीडिया जो है ये इस सेंटर को दिखा रहा है, भारत मंडपम को दिखा रहा है। तो भारत को देख करके किसके मन में अब नहीं आएगा कि चलो एक बार भारत घूमने चलते हैं। एक आंकड़ा मेरे पास है, जन भागीदारी के जरिए 8.25 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। 8.25 करोड़, ये दुनिया के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ था। भारत की प्रेसिडेंसी ने इसको पीपल्स
पीपल्स G20 बना दिया। और पीपल्स G20 जब आपने कहा कि जन भागीदारी, एक आंकड़ा तुरंत याद आया कि 8.25 करोड़ लोग जुड़े हैं, 220 से ज्यादा मीटिंग्स हमने की। कोई भी ऐसा राज्य, यूनियन टेरिटरी ना जहां पर हमने कम से कम एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग न की। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि भारत की सॉफ्ट पावर, भारत की जो टूरिज्म का पोटेंशियल है, उसको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और जो बायोफ्यूल अलायंस हमने लॉन्च किया और सीधा उसका असर किसानों की आमदनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे जो बायोफ्यूल के गोवर्धन जैसी योजनाएं हैं वो सीधे किसानों की आय से जुड़ी हुई हैं। तो ऑब्वियसली जो हम कॉरिडोर बना रहे हैं, श्री अन्न की बात चल रही है, उसमें भी भारत जो है बहुत भारत में जो है बड़ी तादाद में जो है किसान जो है ये मोटा अनाज किसान, तो किसानों को ये फायदा मिलेगा। फिर अगर मैं कहूं कि हमारे साथ जो है अमृतपाल भी है, हमारे डिप्लोमेटिक जो रिपोर्टर हैं, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं। देखिए, ये भारत जब अपनी पावर दिखाता है उसका क्या असर होता है। आप में से बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते होंगे। याद कीजिए, आज के 10 साल पहले, आज के 15 साल पहले भारत का आपके पास पासपोर्ट होता था तो फिर तब उस वक्त क्या सिचुएशन थी, और आज अगर आप भारत का पासपोर्ट लेकर जाते हैं तो ये जो भारत की जो एक छवि है और भारत के लेकर के दुनिया की जो चीज जो पूरा देखने का नजरिया बदला है, तो वो भी अब इस पूरे G20 सम्मेलन के बाद बढ़ता है। इससे अमृत, पूरी दुनिया में भारत की चमक और धमक जो है इस वक्त देख रही है दुनिया। आम आदमी को इससे क्या, मैंने कहा, एक तो आपका पासपोर्ट मजबूत हो गया, दुनिया में आप कहीं जाएंगे आपको इज्जत से लोग देखते हैं, आपको मानते हैं। इसके अलावा और क्या? पहले तो मैं एक छोटी सी बात कह दूं, आप दोनों बात कर रहे थे तो आप विस्तार की बात कर रहे थे, G20 से G21 हो गए हैं आप। हाँ। तो मैंने कहा मैं भी आ जाऊं, विस्तार हो जाए इस चर्चा में। खैर, क्या इससे आम आदमी को फर्क पड़ा है? आप जब मुल्क का स्टेचर बढ़ता है, आपने जो आज अचीव किया, अगर आप एक टेक्स्ट ऐसा ले रहे हैं कि पहले दिन पर रूस और वेस्ट उसी कमरे में अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे जो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते हैं। आप पहले दिन के पहले सेशन के खत्म होते होते आपके पास एक कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट था, दिल्ली डिक्लेरेशन। जनरली मैं बाली में था पिछले साल, लास्ट मिनट तक नेगोशिएशंस होती रही। बिल्कुल अशोक, इसी बात का जिक्र तमाम विशेषज्ञ भी कर रहे हैं कि किस खूबसूरती से दिल्ली डिक्लेरेशन पे भारत अपनी कूटनीतिक प्रयासों के साथ, अपने संबंधों के साथ इस दिल्ली डिक्लेरेशन पे पहुंचा, जिसको लेकर तमाम वर्किंग ग्रुप्स की बैठक तक लेकर, यानी कल भी इसको लेकर तमाम संदेह और संशय जताए जा रहे थे। लेकिन उसे दूर करते हुए भारत ने आज पहले ही दिन शाम होते होते इस रात्रि भोज से पहले दिल्ली डिक्लेरेशन को सबके सामने रख दिया। तो ये बताता है भारत की कूटनीतिक मजबूती भी, और तमाम देशों के साथ जो लगातार बातचीत चल रही थी उस पे आम सहमति पर कैसे पहुंचा भारत। बिल्कुल, और दिल्ली के हमारे इस स्टूडियो से और दिल्ली के मंडपम से ही ये